नमस्कार, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 11th की फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के लेसन 1 और लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ेंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स पर भी चर्चा करेंगे। साथ में 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हम इन पर चर्चा कर रहे हैं और बुक में तो ये हमें दिए ही हुए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हमने बुक के अंदर से भी लिए हैं जो एक्स्ट्रा में है। चलिए, तो हम अभी चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एक ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थेनीज ने किया था। भूगोल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया था। पहला शब्द था जियो, ठीक है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और दूसरा था ग्रैफोस, जिसका अर्थ होता है वर्णन, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि भूगोल जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। तो ये जियोग्राफोस जो शब्द है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात भूगोल शब्द का जो अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? आंसर है क्यों। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, सड़क मनुष्य बनवाता है, जल उद्यान भी मनुष्य तैयार करता है और पत्तन भी, ठीक है। मैदान जो है वो एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जो कि भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। भौतिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है और ये मैदान है, ये सभी जो है वो भौतिक लक्षण होते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिक संश्लेषण करता है? कालिक संश्लेषण यानी कि समय का संश्लेषण, आंसर हो जाएगा इतिहास। इतिहास जो है वो कालिक संश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या जो है वो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। 46 लाख ईयर यानी कि 46 लाख वर्ष, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें, 13.7 अरब वर्ष। इस टाइम पे तो बिग बैंग की घटना हुई थी। फिर था 13.7 अरब, ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष। 460 करोड़ वर्ष जो है वो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? आंसर है ईओन। ईओन जो है वो सबसे लंबी अवधि है, फिर उससे कम महाकल्प है, फिर कल्प है और फिर जो युग है वो सबसे छोटी अवधि है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो विभेदन लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर है सौर पवन। गैस उत्सर्जन से वायुमंडल का निर्माण व संशोधन होता है, प्रकाश संश्लेषण से तो होता ही है। और विभेदन के बारे में भी आपको बता देते हैं, हमारी बुक में डिटेल में बताया है कि जब पृथ्वी ठंडा हुई थी, ठीक है, जब पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान, ठीक है, विभेदन आप समझते हैं क्या होता है, हल्के और भारी तत्व जब एक दूसरे से अलग होते हैं उस प्रक्रिया को विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। तब पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले थे, ठीक है। जब पृथ्वी ठंडा हुई थी और विभेदन की प्रक्रिया हो रही थी, उसके दौरान
पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले थे, इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में विभेदन की प्रक्रिया भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? आंसर है सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह जो हैं वो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ था। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्षों पूर्व हुई थी? हमारा आंसर है चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत किसने प्रस्तुत किया? आंसर है सन 1938 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हैं और ये एक ही पिंड थे। तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। ये देखो, ये पृथ्वी है और ये छोटा सा चंद्रमा है जो कि एक ही पिंड थे और वो घूम रहे थे। ठीक है, यह एक पूरा डंबल था। डंबल से मतलब होता है कि बीच में पतला व किनारों पर मोटा भाग था। मतलब यह एक पूरे डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और टूट गया। सर जॉर्ज डार्विन मानते हैं कि पृथ्वी का जो अभी जो प्रशांत महासागर वाला जो भाग है, ठीक है, वहाँ जो प्रशांत महासागर का उथला हुआ भाग था वो पृथ्वी से टूटकर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और वही चंद्रमा है, और जो गड्ढा हुआ वो प्रशांत महासागर बन गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है 2 नंबर के। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में आ सकते हैं। पार्थिव ग्रहों के नाम बताइए। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। 4 ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जोवियन ग्रहों के नाम बताइए। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये है बृहस्पति, ये है शनि, अरुण और वरुण। ये जो चारों ग्रह हैं, ये चारों ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं? जोवियन ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उनके नाम बताइए। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी सोचते हैं कि 9 ग्रह हैं और कभी कभी कुछ बच्चों को नाम भी पता नहीं रहते हैं। तो हम देख लेते हैं, आप लर्न भी कर लीजिए कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और उनके नाम है क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, ये है मंगल, ये है बृहस्पति और ये है शनि और ये है अरुण और ये है वरुण। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। डायग्राम अच्छे से देखते चलिए और हो सके तो जब आपको टाइम मिले यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने के दौरान ही आप या तो इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और उसके बाद आराम से बैठ के डायग्राम बना के देखिए कि क्रम से आपके 8 ग्रह आप सही बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहले प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था परंतु अब नहीं माना जाता है, क्यों ऐसा? तो अभी प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। प्लूटो जो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है, इसलिए उसे एक ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, तो पहले 9 ग्रह थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया है। और ये 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक बुलाई थी और उसी में यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो जो है एक बौना ग्रह है और उसे 9 ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया।
चलिए अब अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता थी। हमारा आंसर है कि प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों की अधिकता थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल को कितनी परतों में बांटा गया है। ठीक है, आंसर है पृथ्वी के धरातल को 4 परतों में बांटा गया है। ये परत है तो ध्यान रखिए, यहाँ पे पी आ जाएगा, पा आ जाएगा, परतों में बांटा गया है। पहला है भूपटल, ये जो सबसे ऊपर वाली परत है इसको हम क्रस्ट या भूपटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रवार या मेंटल। ठीक, ये जो भूपटल यानी क्रस्ट से लेके यहाँ तक ये जो हमें दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं मेंटल या प्रवार। और जो भूपटल है इसकी हमारी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर होती है, जबकि मेंटल की 100 से लेके 2900 तक होती है। इसके बाद तीसरा आ जाता है क्रोट। ठीक है, क्रोट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य क्रोट, इसे हम आउटर कोर भी कहते हैं। दूसरा है आंतरिक कोर, इसे हम इनर कोर भी कहते हैं। तो जो आउटर कोर है या बाह्य कोर है उसकी जो डेप्थ है वो 2900 से 5100 किलोमीटर है। और जो इनर कोर या आंतरिक कोर जो है उसकी डेप्थ यानी गहराई 5100 किलोमीटर 5100 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर है। ठीक है, 6378 किलोमीटर। तो ये तो हो गया हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा पृथ्वी की परतें। ठीक है, चलिए अब 30 शब्दों वाले क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये जो हमारे 4 पार्थिव ग्रह हैं ये चट्टानी क्यों हैं। चलिए तो हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और अन्य धातुओं से बने हुए हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो शैलों से बनी हुई है और अन्य धातुएं भी हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये 3 अन्य ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र और मंगल। ये तीनों भी पार्थिव ग्रह हैं, तो इन पर भी शैलों और धातुएं अधिक हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। डेंसिटी इनकी क्या है, अधिक है। दूसरा पॉइंट है यह ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसों से संघनित नहीं हो पाती और घनीभूत भी नहीं हो सके। ये जो चारों जो ग्रह हैं वो जनक तारे यानी सूर्य के बहुत करीब हैं, जिससे यहाँ पर गैसें भी संघनित नहीं हो पाई, घनी भी नहीं हो पाई और यहाँ पर स्थिर रूप से टिक भी नहीं पाए। इस कारण से यह पार्थिव हैं। अगला पॉइंट है सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। जो सौर वायु थी वो सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी और पार्थिव ग्रहों में ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण अपने साथ उड़ाकर ले गई। ठीक है, जो नियरेस्ट ग्रह थे पार्थिव ग्रह, इनके पास से गैस व धूलकण अपने साथ ले गई थी जो सौर वायु थी। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर नहीं रह सकी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी इनकी कम है क्योंकि पार्थिव ग्रह जो है वो साइज में थोड़े छोटे हैं, इस कारण से, जिस कारण ये गैसें भी इन पर नहीं रह पाई, खिंच गई। अगला क्वेश्चन है विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। आंशिक रूप से पृथ्वी द्रव यानी पिघली अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ पृथ्वी के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इस अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए। ठीक है, भारी पदार्थ जो हैं वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए, क्रोट में,
और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी भाग में जो है वो पपटी पर हल्के पदार्थ रह गए, या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए, ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को ही विभेदन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो भारी पदार्थ चले गए और हल्के पदार्थ ऊपर रह गए, तो इन्हें दोनों को जो अलग होने की प्रक्रिया है उसी को विभेदन कहा जाता है। चलिए, अब 150 वर्ड्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि एग्जाम में ज़रूर आएगा। क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। चलिए, तो अब हम बिग बैंग सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। बिग बैंग आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है। सन 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल का मानना था कि ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर दूर हो रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्था में हुआ है। देख लेते हैं। पहली अवस्था है, आरंभ में यह सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थिर थे। उनका मानना है कि जिन पदार्थों से भी ब्रह्मांड बना है यह अति छोटे, ये देख रहे हैं हम सबसे नीचे, यह छोटे से गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था। आयतन से समझते हैं, ये जो है वॉल्यूम, इसे हम आयतन बोलते हैं। आयतन का मतलब है कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो हम अभी यहाँ पर देखेंगे चित्र में कि ये जो ब्रह्मांड के जितने पदार्थ थे यह एक बिंदु में यानी बहुत कम जगह को घेरे हुए थे और बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तापमान यानी इस ब्रह्मांड के पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक था और इनका घनत्व भी बहुत ज़्यादा था। घनत्व से मतलब समझते हैं वस्तुओं का घनापन, पदार्थों का घनापन। अभी जैसे इसमें देखेंगे जिसमें घनत्व काफ़ी कम है, लेकिन हम इस डायग्राम में देखेंगे तो सारे जो पदार्थ हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसका घनत्व अधिक है और इसका घनत्व काफ़ी कम है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सेकंड जो प्रोसेस रही वो क्या थी। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसे अति छोटे गोले में भीषण विस्फोट हुआ। जब बिग बैंग की प्रक्रिया शुरू हुई बिग बैंग की, तो ये जो छोटा सा गोलक था इसमें भारी विस्फोट हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो घटना है बिग बैंग की ये 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ व ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। वह जो परमाणु पदार्थ हैं उनका निर्माण हुआ व ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार को हम डॉट वाले बलून से भी समझ सकते हैं। आप कभी ऐसा डॉट वाला बलून लेके, तो जब हम बलून को फुलाते नहीं हो तो उसके डॉट्स जो हैं वो काफ़ी पास पास रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत उसका आयतन हमने भी पढ़ा था कि आयतन बहुत सूक्ष्म था, तो आयतन बहुत कम रहता है। लेकिन जब हम उस बलून को फुलाते हैं तो ये जो डॉट्स हैं उनका साइज़ भी बढ़ता जाता है, साथ में बलून का साइज़ भी बढ़ता चला जाता है। ये आप प्रैक्टिकल करके घर में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बस इसी तरह से जो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाएं थी, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आकाशगंगा को साइज़ भी बढ़ता चला जा रहा है और ये एक दूसरे से दूर भी होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और
इसको आप लर्न करने के बाद क्वेश्चन आंसर को बार बार लिख के ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सही होगी और लिखने का तरीका भी आपको आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।